अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हुमायूं कामरान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टार्स विद एज के। इस सेक्शन में हम आपकी मुलाकात ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस और ऐसे सेटअप से करवाते हैं जो डिफरेंटली एबल बच्चों के साथ मुंसलिक हैं और उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। हम फ्यूचर में भी ऐसी हेल्पफुल वीडियोस और सेशंस आपके लिए लाते रहेंगे। सो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को भी प्रेस कर दें, सो दैट हमें मिले मोटिवेशन और आपको मिले हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस बर वक्त। चलते हैं आज के सेशन की तरफ। आज के सेशन में हमें स्पेशली ज्वाइन किया है सखर से मिस ज़ारा सिकंदर ने। ये इंचार्ज हैं ऑटिज्म अवेयरनेस सपोर्ट सर्विसेज की। आइए इनसे मिलते हैं और इनके बारे में, इस सेटअप के बारे में तफसील से जानते हैं। सो थैंक यू वेरी मच मिस ज़ारा सिकंदर के सेशन के लिए आपने टाइम निकाला एंड वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच कामरान, आपने अपने चैनल में मुझे इनवाइट किया और आप ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जिससे बहुत से पेरेंट्स की हेल्प हो जाती है उनके बच्चों को समझने में। राइट। तो मिस ज़ारा सिकंदर, हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि सखर में हमें ढूंढे से ही कोई प्रोफेशनल और इस तरह के कुछ सेटअप मिलता है, तो ये बहुत अच्छा हुआ कि हमारा आपसे रब्ता हुआ। और हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो सेटअप है ये क्या है, कब से आप काम कर रहे हैं और सखर में आप कहाँ अवेलेबल हैं? सखर में ये जैसे कि आपने बोला कि ये सेटअप या फिर थेरेपिस्ट सखर में बहुत मुश्किल से ही होते हैं, क्योंकि सखर में 2017 से यहाँ पर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट में ही है। और इससे पहले के लाइक सखर या लाड़काना इन एरियाज में ये थेरेपिस्ट नहीं है ना। तो 2017 में जैसे मेरी शादी सखर में हो गई थी, तो मैं यहाँ पर एक बहुत सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट है उनके पास मैंने अपना डिपार्टमेंट स्टार्ट किया था ऑक्यूपेशनल थेरेपी का। और फिर जैसे कि देखिए, हर बच्चे को जरूरी नहीं कि सिर्फ ऑक्यूपेशनल थेरेपी की नीड हो। कुछ बच्चों को स्पीच की नीड होती है, कुछ को फिजियोथेरेपी की। अगर एक पेरेंट अपने बच्चे की तीनों सर्विसेज करवाए तो उनके चार्जेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, अप्रोक्स 2500 और 3000 तक। और ये एक दिन का नहीं होता सेशन, इसमें आपको इम्प्रूवमेंट्स लाने में ये लॉन्ग टर्म ही चलता है। तो उस टाइम पर मेरा भी ये ख्याल था कि क्यों ना कुछ ऐसा काम किया जाए जिसमें ये जो चार्जेस हो रहे हैं ये बिल्कुल कम हो जाए, और लाइक जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे वो भी थेरेपीज और सर्विस लेना स्टार्ट करे। उसी टाइम पर मेरी एक फ्रेंड का बेटा भी ऑटिस्टिक डायग्नोज हुआ था, और हम दोनों ने मिलकर इसी चीज पर काम किया था कि कोई ऐसा इदारा हम लोग खोलें जहाँ पर जो स्पेशल नीड के बच्चे हैं उनके बिल्कुल कम या फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी थेरेपीज ना स्टार्ट हो। फिर हम यहाँ के सखर के एक रीजनल डायरेक्टर हैं सर कुदूस मेमन, स्पेशल एजुकेशन के, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की। मतलब मीटिंग्स में हमने उन्हें बताया कि हमारे पे आइडियाज वगैरह क्या है, हमारी प्लानिंग्स क्या है। उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की। उन्होंने यहाँ पर एक स्कूल में हमें कुछ रूम्स दिए, मटेरियल दिया, और बहुत ज्यादा उन्होंने हमें फैसिलिटीज भी वहाँ पर की जहाँ पर हमने अपनी ये सर्विसेज स्टार्ट की है। और ये नाम है आस अवेयरनेस ऑफ ऑटिस्टिक सपोर्ट सर्विसेज के नाम से है, जहाँ पर ऑटिस्टिक बच्चे और एडीएचडी बच्चों को हम लोग डील करते हैं। राइट। तो हम चाहेंगे कि और लोगों की भी शादियां ऐसे एरियाज में हों ताकि वहां तक भी थेरेपिस्ट पहुंच सकें और जो लोग वहां पे हैं वो अपने एरिया को भी सर्व करने की तरफ आएं, क्योंकि हमारे जैसे आपको पता है कि जो लार्ज सिटीज हैं सिर्फ वहां तक ही ज़्यादातर सर्विसेज लिमिटेड हैं। अच्छा, एक चीज़ हमें बताइए कि आपने ये तो बताया कि किन चैलेंजेस में ज़्यादातर डील कर रही हैं, तो क्या एज ग्रुप भी कोई आपने रखा हुआ है जिस एज ग्रुप में आप ज़्यादा फोकस करते हैं अपने इस सेटअप में? जी, ज्यादातर तो हम लोग 2 + 6 इयर्स तक हमारा क्राइटेरिया है, क्योंकि अर्ली इंटरवेंशन में इम्प्रूवमेंट आप जल्दी शो कर सकते हैं। और फिर ये कि 6 इयर्स से पहले अगर बच्चे में बहुत सारी इम्प्रूवमेंट्स आ जाती हैं, बच्चा इंडिपेंडेंट हो जाता है, तो उसकी मेन स्ट्रीम में जाने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। हम्म। अच्छा। लेकिन हम्म। उसके बाद हम लोग जैसे 10 के बच्चों पे, एडल्ट पे हम लोग काम करते हैं, लेकिन वो होम प्लेन पे ही ज्यादा होते हैं। पेरेंट्स को हम लोग गाइड करते हैं। हम्म।
तो जिस तरह डिफरेंट सेटअप्स में डिफरेंट सर्विसेज दे रहे हैं, लोग दे रहे होते हैं, तो अभी आपके सेटअप में जो बच्चों के लिए क्या क्या सर्विसेज हैं अवेलेबल? हमारे यहाँ ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, बिहेवियर थेरेपी, एबीए टेक्निक्स को फॉलो करते हैं। उसके अलावा हमारे पास स्पीच थेरेपिस्ट है, स्पेशल एजुकेटर, वोकेशनल ट्रेनर, फिजियोथेरेपिस्ट, एक पूरी जो टीम ऑटिस्टिक बच्चों के लिए होती है वो हमारे पास पूरी अवेलेबल है। हम्म। तो ऐसा भी होता होगा कि आपके पास जो बच्चे आ रहे हैं उनमें से कुछ डायग्नोज होके आते हैं और कुछ बगैर डायग्नोसिस के भी आते हैं। तो जो बगैर डायग्नोसिस के आते हैं तो फिर उनकी डायग्नोसिस यहाँ पे होती है, या कुछ ऐसे वहाँ पे प्रोफेशनल अवेलेबल हैं जहाँ से अगर किसी को चाहिए हो प्रॉपर डायग्नोसिस तो वो हो सकती है? जी, हमारे यहाँ रीजनल डायरेक्टर, जैसे मैंने अभी आपको बताया, उनकी हेल्प से हमारे यहाँ पर एक चाइल्ड साइकेट्रिस्ट आते हैं हर हफ्ते। वो बच्चों की असेसमेंट करते हैं और उनमें उनकी जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो हमें असेसमेंट वो प्रोवाइड करते हैं। हम्म। अच्छा, जिस एरिया लाइक में आप, आस की तरफ से हम लोग अलग से असेसमेंट करवाते हैं बच्चों की। ओके, मतलब अगर पहले से असेसमेंट हुई भी हो तो अपने काम करने से पहले आप खुद भी अपनी तसल्ली करना ये चाहेंगे कि असेसमेंट। असेसमेंट क्या है और फिर उसके मुताबिक डिज़ाइन किया जाए प्रोग्राम। जी अच्छा, जी। एक सवाल जो मेरे जहन में बार बार आ रहा है वो ये है कि सखर, क्योंकि सखर और इस जैसे रिलेटिवली स्मॉल सिटीज़ को हमने बहुत कम ही एक्सप्लोर किया, तो मेरे जहन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि यहाँ पे अवेयरनेस का लेवल क्या है, और आपको ख़ास तौर पर अवेयरनेस के हवाले से अगर पूछा जाए तो उसके हवाले से सखर का स्टेटस क्या है, आपको क्या मुश्किलात पेश आती हैं, या लोगों का मजमूई तौर पर रवैया कैसा है? असल में अवेयरनेस के हिसाब से देखा जाए तो सखर में अवेयरनेस नहीं है। जो भी एजुकेटेड फैमिलीज है सिर्फ उनको ही पता होता है कि ये चीज ये क्या। और इसके अलावा जैसे मैं 2014 में पास आउट होकर मैं वैसे लाड़काना से बिलोंग रखती हूँ, जो कि फैमिली से, तो वहां पर जैसे मैंने 3 साल का मेरा वहां पर भी एक्सपीरियंस रहा था। मैंने एक ट्रस्ट में काम किया। 3 इयर्स में उनको लाइक वो अवेयरनेस हो नहीं पाई कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्या है, या फिर फिजिकली और मेंटली अगर बच्चे जिस चैलेंजेस को फेस करें तो उनको डील कैसे किया जाए। इसी तरीके से जब मैं यहाँ पर आई 2017 में, तो यहाँ पर उस टाइम पर फिजियोथेरेपिस्ट की थोड़ी सी अवेयरनेस थी। और अब भी अवेयरनेस पे देखा जाए तो यहाँ पर ना, लाइक अगर ऑटिस्टिक बच्चा है, हाइपर एक्टिव है, तो घरों में जो अनएजुकेटेड फैमिलीज है या जहाँ पर अवेयरनेस नहीं है, तो वो लोग बच्चों को रस्सी से बांध कर घर पर रखते हैं। यहाँ पर उनको ये बोल कर कि ये अली वाले अल्लाह वाले बंदे हैं, इनको पीर वगैरह पर छोड़कर आते हैं। यहाँ पर उन पर उनको मारते हैं। फिर जैसे उनकी एज बढ़ती है, उनके बिहेवियर इश्यूज बढ़ते हैं, वो घर वालों को वापस मारना शुरू करते हैं। तो इस तरीके के केसेस यहाँ पर बहुत ज्यादा हो रहे हैं। और जैसे इसी तरीके से अगर फिजिकल हैंडीकैप बच्चों को भी देखा जाए, तो जो एजुकेटेड फैमिली है वो तो कराची या किसी प्रॉपर एक जगह पर जाकर ट्रीटमेंट और थेरेपी स्टार्ट करवाते हैं। लेकिन जो अफोर्डेबल नहीं होते, जिनको अवेयरनेस नहीं होती, वो बस एक ही जगह उनको लेटा देते हैं कि ये बच्चा कुछ भी नहीं कर पाएगा, ये बच्चा ऐसे ही रहेगा, इसका कुछ हो नहीं सकता। या फिर किसी इदारे में जाकर बच्चे अपने देकर आते हैं। हम्म। तो जब आप फॉर एग्जांपल काम करते हैं बच्चों के साथ, तो ज़्यादातर कैसे काम कर रहे होते हैं? वन ऑन वन सेशन पे काम कर रहे होते हैं, या कुछ मिक्स मोड होता है, ग्रुप सेशन भी चल रहा होता है, कैसे काम करते हैं? ये बच्चे पर डिपेंड होता है। अगर बच्चा बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव है, बच्चे में बिहेवियर इश्यूज बहुत ज्यादा है, तो उसको मैं अपनी सुपरविजन में ज्यादा रखती हूँ। 1 आवर का हम लोग फिर सेशन करते हैं। 1 आवर वो पूरा मेरे पास ही होता है। उसके बाद लाइक 15 डेज या 1 वीक, हर बच्चे का जैसे अलग अलग स्टेमिना होता है ना। कुछ बच्चे बिहेवियर जल्दी पॉजिटिव बिहेवियर अडॉप्ट कर लेते हैं, तो उनको हम लोग फिर ग्रुप में लेकर जाते हैं, फिर उनकी स्पीच वगैरह हम लोग फिर स्टार्ट करवाते हैं। हम्म। क्योंकि बच्चे में जब इस सिटिंग टॉलरेंस होगी नहीं, तो वो बच्चा कुछ और एक्टिविटीज तो परफॉर्म कर भी नहीं पाएगा। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ शुरू में जिक्र हुई, मैं चाहूँगा कि दोबारा से ज़रा उस पे हम पहले बात कर लें आगे बढ़ने से पहले। आपने जिक्र किया कि आपका लाड़काना से ताल्लुक़ है, और ऑफ द रिकॉर्ड मुझे ये पता है कि आप ओटी आपकी फील्ड है। तो आप अपने बारे में हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा डिटेल में अगर तारुफ करा दें अपनी एजुकेशन का और
एक्सपर्टीज का, एक्सपीरियंस का, तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर देम एज वेल। जैसे मैंने 2014 में SIPMR डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज से ग्रेजुएट किया था। उसके बाद मैं लाड़काना की थी, मैं कराची सिर्फ अपनी स्टडी के लिए गई थी। फिर मैं वापस, मुझे होम सिकनेस ज़्यादा होती थी तो मैं वापस अपने घर चली गई थी। और वहाँ पर मैंने अपने अंकल के रेफरेंस से वहाँ पर एक सेटअप पे मैंने काम किया था। एक ट्रस्ट है वहाँ पे, बहुत बड़े वो बहुत बड़ा ट्रस्ट है, तो उनके पास मैंने काम किया था। और वहाँ पर लाइक फिजियोथेरेपिस्ट भी नहीं होते थे, तो मैंने पेन मैनेजमेंट पे भी मैंने इंटर्नशिप की थी। तो वहाँ पर ये चीज़ें मैं लाइक वो करती थी, अपनी सर्विसेज देती थी। उसके बाद फिर 2017 में मैं सखर आ गई, और सखर में यहाँ पर एक सेंटर पर मैंने ओटी डिपार्टमेंट स्टार्ट किया था। वो बहुत मतलब छोटा सा रूम दिया गया था, क्योंकि बहुत से लोगों को अवेयरनेस नहीं होती थी। तो मैं उन टाइम पे मैं फिजिकली हैंडीकैप ज्यादा देखती थी, ऑटिस्टिक बच्चे मेरे पास कम होते थे, बिहेवियर के लाइक कम होते थे। फिर मैंने ऑनलाइन कोर्सेज भी कुछ स्टार्ट किए थे, CBT और ABA, और बिहेवियर थेरेपी के कुछ और कोर्सेज भी मेरे अभी तक भी लाइक में ऑनलाइन करती रहती हूँ। और अभी जो ऑटिज्म हमने स्टार्ट किया है, ऑटिज्म के साथ साथ हम लोग फिजिकली हैंडीकैप बच्चे भी देखते हैं, जिसमें CP चाइल्ड्स भी आ गए, डाउन सिंड्रोम, और इसके अलावा जो भी जिनको ADS में प्रॉब्लम्स होती है उन बच्चों को भी हम लोग डील करते हैं। लेकिन हमारा ज्यादा फोकस जो होता है वो ऑटिस्टिक बच्चों पर होता है। हम्म। अच्छा, आपने थोड़ा पहले हम जिक्र किया कि कुछ प्रोफेशनल्स का जो कि आपके साथ अवेलेबल हैं, हम चाहेंगे कि उसको थोड़ा सा अगर आप एलेबरेट कर दें कि अभी टीम में क्या कौन लोग शामिल हैं। और दूसरा ये कि एक तो यहाँ पे मुश्किल भी पेश आती होगी आपको रिक्वायर्ड रिसोर्सेज की, मैन पावर की इन टर्म्स ऑफ, तो जो अवेलेबल होते हैं, आपकी क्या कोशिश होती है कैसा बंदा आपको ज्वाइन करे? हमारी यही होती है कि जैसे मैं चाहती हूँ कि मेरी जो टीम में जो भी आए उसमें पेशेंस बहुत ज्यादा हो, क्योंकि ऑटिस्टिक बच्चों का आपको पता है कि उनके बिहेवियर इश्यूज ज्यादा होते हैं। समटाइम्स वो आप पे स्पिट भी कर सकते हैं, आपको मार भी सकते हैं, आपका स्कार्फ भी खींच सकते हैं, आपको बाइट भी कर सकते हैं, इवन आप खड़े होंगे आपको धक्का भी दे सकते हैं। ये हम्म। चीजें मैंने फेस की है। तो ये नहीं कि आप उसके रिएक्शन में आप भी वैसे ही बच्चे के साथ करें, आप जस्ट एक स्माइल दें, बच्चों को एक्टिविटीज में बिजी कर लें। क्योंकि जाहिर सी बात है, बच्चे ये जानबूझकर नहीं कर रहे। उनको उस टाइम पे जो टेंट्रम्स शो होते हैं उनको पता नहीं कि हमें जब ये टेंट्रम्स आ रहे हैं हम लोग क्या करें। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे स्टाफ में सिर्फ ऐसे ही हो जो पोलाइट हो और जिनमें पेशेंस ज्यादा हो, और अल्हम्दुलिल्लाह वही हमारे स्टाफ में वैसी हुई। हम्म। तो स्टाफ की जो हमने ये भी देखा है कि इस फील्ड में, रिहैब की सारी फील्ड में ही मेडिकल प्रोफेशनल की तरह अपने एजुकेशन को रेगुलर अपडेट करने की ज़रूरत भी है। तो जैसे आप भी ऑनलाइन कोर्सेज और दूसरे चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं, तो स्टाफ बाकी भी इस चीज़ पे फोकस करता है। जी बिल्कुल। और हमने जैसे ऑनलाइन सेशंस भी हम लोग लगे हुए हैं कि हमारे स्टाफ को ऑनलाइन ट्रेनिंग्स मिल जाए, क्योंकि सखर से कराची आके वो जाना बहुत ज्यादा दूर है। तो मे भी कोई किसी के लिए पॉसिबल नहीं हो कि वो अपना घर छोड़कर जाए। अगर ऑनलाइन सेशंस हमारे हो जाते हैं, हमारे स्टाफ के, इवन हमारे भी, क्योंकि जाहिर सी बात है डेली हर साल नई नई रिसर्चेस आते हैं, तो हर किसी को अपनी स्किल्स पॉलिश करने की जरूरत पड़ती है। और फिलहाल तो हम लोग यही करते हैं कि रिसर्चेस लाइक पढ़कर आते हैं, वीडियोस वगैरह कुछ देखकर एक दूसरे के साथ हम लोग वो शेयरिंग करते हैं। हम्म। तो ये बताइए कि अपनी और स्टाफ की ट्रेनिंग पे जोर दिया जा रहा है, तो ख़ास तौर पर सखर में जो भी बच्चे हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा नीड होगी गाइडेंस की, ट्रेनिंग, सॉर्ट ऑफ ट्रेनिंग की, या जो भी काउंसलिंग की। तो उसके लिए फिर क्या करती हैं? उनको कैसे गाइड और ट्रेन करने का कुछ बंदोबस्त किया जाता है? जी बिल्कुल। क्योंकि देखिए बच्चे हमारे पास आते हैं 2 से 3 घंटे, बाकी का टाइम तो वो घर पर ही होते हैं। तो पेरेंट्स का इन चीज़ों पर, इन पेरेंट्स को नॉलेज होना बहुत तमाम ज़रूरी है, ताकि जो चीज़ें हम लोग करवा रहे हैं वो घर जाकर एज अ होमवर्क असाइनमेंट समझकर वो भी वही चीज़ें कंटिन्यू करवाएं। तो इस हवाले से हम लोग पेरेंट्स को भी गाइड करते हैं, उनको
सेशंस की अगर जरूरत पड़ती है कुछ पेरेंट्स को तो हम लोग सेशन में लाते हैं, उनको सेशंस दिखाते हैं। और फिर ये जैसे मैंने आपसे कहा था कि बच्चों की असेसमेंट हम लोग खुद करवाते हैं, तो जब उनकी फाइनल रिपोर्ट बन जाती है तो मैं और हमारे जो साइकियाट्रिस्ट हैं हम लोग बैठकर उनकी काउंसलिंग करते हैं कि बच्चे का अब क्या ट्रीटमेंट प्लान बनेगा और बच्चों की हम लोग किन किन चीजों पर ज्यादा काम करेंगे और आपको किन एरियाज पे काम करना है। हम्म। अच्छा, तो पेरेंट्स खुद भी क्या वहाँ पे डिमांड करते हैं आप लोगों से कि हमें सेशंस को भी ऑब्जर्व करने दें, हम खुद भी देखें आप क्या कर रहे हैं ताकि हम घर पे कर सकें? बाकी जगहों पे बहुत ज़्यादा अब हमने ये डिमांड देखने में आती है पेरेंट्स की तरफ से, तो क्या ऐसा ही बिहेवियर सखर में भी है पेरेंट्स का? देखिए सखर में कुछ पेरेंट्स बहुत विलिंग होते हैं कि हमें भी आप दिखाएं या सिखाएं, हम भी एज ए वॉलंटियरिंग अपने बच्चों के साथ हो। और कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं कि आप 3 घंटे हमारा बच्चा रखें, हम अपने काम करके आते हैं। तो हुँ, ये कि जो विलिंग होते हैं तो हम हमारे यहाँ जैसे विंडोज बनी हुई है कि आप बच्चे को डिस्टर्ब नहीं करें। बच्चा क्योंकि पहले जब अगर बच्चा ज्यादा हाइपर एक्टिव है तो बच्चा अपने पेरेंट्स को देखेगा तो वो आपको रेस्पॉन्स नहीं देगा। तो विंडोज हमारे पास बनी हुई है, आप देखें तो वहां से देखें ताकि आपका बच्चा भी डिस्टर्ब नहीं हो। और उसके अलावा वीडियोस हम लोग जो एक्टिविटीज जो बोलते हैं कि ये बच्चा इन चीजों में बच्चे को प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो हम बच्चे से करवा कर वीडियोस बनाकर पेरेंट्स को भी दिखाते हैं। और अगर बच्चा जैसे हमारे पास हमारे साथ बहुत ज्यादा फ्रेंडली है, हमें ये होता है कि पेरेंट्स आएंगे तो वो लाइक उनका फोकस एक्टिविटीज पर ही रहेगा, तो हम लोग उन पेरेंट्स को भी बिठाकर उनके सामने ही करवाते हैं क्योंकि पेरेंट्स हुँ, को जाहिर सी बात है उनका पूरा राइट है इन चीजों पर। हुँ। अच्छा, एक और चीज़ जो कि बाकी थेरेपीज़ में तो रिलेटिवली शायद कम चीज़ इस्तेमाल होती है, लेकिन ओटी में ख़ास तौर पर कुछ मटेरियल, इक्विपमेंट रिलेटिवली ज़्यादा यूज़ होता है। तो क्या आपके सेंटर में वो ज़रूरी चीज़ें जो चाहिए होती हैं वो अवेलेबल हैं? जी बच्चों की नीड के हिसाब से हमारे पास तकरीबन सारा मटेरियल है, लेकिन जिस मटेरियल की हमें नीड पड़ती है तो वो हम लोग ऑनलाइन वगैरह परचेज कर लेते हैं। और फिर जैसे हुँ, सेंसरी किट्स हो गई, ओरल किट्स हो गई, तो वो हम लोग पेरेंट्स को ही बोलते हैं कि एक बच्चे का हमने लाइक पाउच बनाया हुआ है, छोटी सी किट बनाई हुई है, वो मंडे पर भेजें और फ्राइडे पर वो वापस लेकर जाएं ताकि 2 दिन घर पर है तो वो घर पर भी कंटिन्यू करवा सके मसाज वगैरह। तो जो चीजें हुँ, ऐसे होती है कि एक बच्चा दूसरे बच्चे से यूज नहीं कर सकते तो वो हम लोग अलग अलग से किट्स बना लेते हुँ। अच्छा, आपने शुरू में ये ज़िक्र किया कि इसका एक पर्पज़ ये था कि रिलेटिवली लेस एक्सपेंस में लोगों को सर्विसेज़ दी जाए। तो पेरेंट्स अक्सर पूछते ही होंगे, तो हम भी आपसे आइडिया लेना चाहेंगे कि किस तरह सेशन कॉस्ट करता है उनको, या कैसे एक्सपेंस वाइज़ आप कम कॉस्ट में सर्विसेज़ दे पा रहे हैं? इस अपनी कॉस्टिंग के हवाले से या एक्सपेंस के हवाले से कुछ आइडिया देना चाहेंगे आप? हैं। जी जैसे यहाँ जैसे आपके 15 डेज के सिर्फ एक थेरेपी के सेशंस यहाँ पर होते हैं, वहां पर हम ओवरऑल ये पूरे सेशंस पूरे मंथ के देते हैं। लाइक आपके एक थेरेपी सेशन के 15 डेज के जितनी आपकी पेमेंट होती है उतनी हमारे यहाँ पूरे मंथ की पूरी सारी उसमें सेशंस कवर हो जाते हैं। और जो पेरेंट्स अफोर्डेबल नहीं होते तो उनको हम डिस्काउंट भी कर देते हैं। हुँ। अच्छा, ये उन लोगों की बात हुई जो कि आपके पास आ रहे हैं। तो क्या आप इस जो प्रोफ़ेशनल्स हैं आपकी टीम में, क्या ऑनलाइन सर्विसेज़ भी उनमें से कुछ दे रहे हैं? ऑनलाइन सर्विसेज फिलहाल तो हम लोग नहीं कर रहे क्योंकि ऑनलाइन हमने फिलहाल स्टार्ट किया था मैंने कि जो पेरेंट्स यहाँ पर आते थे आउट ऑफ सिटी से, जैसे यहाँ की आसपास के एरियाज हैं जो डेली तकरीबन 1 to 2 आवर्स या 3 आवर्स की ड्राइव होती है, तो उनको हम लोग डेली नहीं बुलाते। पर उनका मैं हुँ, ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट करती हूँ कि उनको गाइड करते हैं कि आप क्या क्या करें, आपका बच्चा अभी क्या कर रहा है, ये कैसे परफॉर्म कर रहा है, तो वो वीडियोस बनाकर भेजते हैं। तो मैं उनको गाइड करके करती जाती हूँ कि आप अभी नेक्स्ट उसको ये करें। और फिर अगर उनको नीड होती है तो एक 1 मंथ के बाद फिर वो आते हैं, वो फिर उनका हम लोग चेक करते हैं कि इनको कितनी इम्प्रूवमेंट आई है और क्या इनको आगे जरूरत है किन चीजों की, क्योंकि डेली उनके लिए भी आना जाना बहुत प्रॉब्लम होता है।
इयर्स हम्म। के की ड्राइव करके कोई बच्चा आएगा आपका 2-3 इयर्स का सेशन लेकर, फिर जब वो जाएगा तो जाहिर सी बात है इतनी सही से परफॉर्म नहीं कर पाएगा ना, वो और ज्यादा हम्म। हाइपर और फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। हम्म। ये तो काफी ज्यादा ट्रैवल है, तो ऑब्वियसली उनके लिए तो, बच्चे के लिए तो काफी मसला है। अच्छा, एक और चीज जिसके बारे में अवेयरनेस की शुरू में बात हुई, तो अवेयरनेस रिलेटिवली कम है। तो मैं एक चीज जानना चाह रहा था जो मैं सबसे पूछता हूँ, कि इंक्लूसिविटी और इंक्लूसिव एजुकेशन। तो अगर अवेयरनेस ही इतनी कम है, तो इंक्लूसिवनेस और इंक्लूसिविटी का कॉन्सेप्ट सखर में तो हम काफी पीछे होंगे इससे। बहुत ज्यादा पीछे। इवन यहाँ के जो टीचर्स हैं वो ही कम्प्लीटली ट्रेंड नहीं है। यहाँ पर जैसे कि हमारे अभी हमने अपने 3 बच्चे मैंने स्ट्रीम में भेजे, लेकिन फिर यही कि कंप्लेंट्स आ रही थी, फिर हम लोग टीचर को गाइड करते जाते हैं कि आप अब इनको ऐसे एक्टिविटी करवाएं, अब आप ये करें। जब बच्चा एक जगह पर बैठकर थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो रहा है, हाइपर हो रहा है, आप उसको लाइक जो भी हमारी स्किल्स होती है वो हम लोग उनके साथ शेयर करते हैं। तो कुछ टीचर्स ये कि जो आपके साथ कॉपरेट करते हैं और कुछ स्कूल्स कॉपरेट नहीं करते, वो जस्ट एक लेटर पेरेंट्स को लिख कर देते हैं कि आपका बच्चा पागल है ये, या इस तरीके के वो उनको कुछ नोट बनाकर दे देते हैं कि जहाँ पर वो नेक्स्ट भी कहीं और एडमिशन नहीं करवा पाते। अभी हमारा इस चीज पर भी काम चल रहा है कि आप अगर टीचर्स को थोड़ी सी ट्रेनिंग दें तो वो टीचर्स इन बच्चों के साथ अच्छे से स्कूल में परफॉर्म करवा सकती है बच्चों को। हम्म। ये खैर, ये बहुत जरूरी है कि मतलब टीचर्स ही जब तक ट्रेन नहीं होंगे, तो उनका भी कसूर नहीं कि उनको तो ट्रेनिंग ही नहीं मिली कि वो इनको हैंडल कैसे करें। अच्छा, एक चीज एग्जैक्टली। अभी आपने जिक्र किया, स्कूल वो लेटर लिख देता है कि ये बच्चा ऐसा है वैसा है। तो हमारे माशरे में हम तो रोते हैं कि जो बड़े शहर हैं जिनको हम ज्यादा एडवांस्ड सिटीज कह रहे होते हैं, वहां पे भी हमें शिकायत होती है कि बहुत से लोग ऐसे वर्ड्स या फ्रेजेस यूज करते हैं जो कि बाकी दुनिया में obsolete हो चुके हैं। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप क्या समझती हैं, आपका वास्ता पड़ता रहता है ऐसे लोगों से, पेरेंट्स से। तो ये जो सॉफ्ट वर्ड्स आगे हैं, अच्छे अच्छे वर्ड्स आगे हैं इन बच्चों के लिए, इसके इस्तेमाल से बच्चों पे या पेरेंट्स पे उनकी साइकी पे कुछ फर्क भी पड़ता है या नहीं? बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। देखिए जब आप ये बोलने के बजाय कि ये पागल है इस तरीके का, अगर आप ये बोलें कि बच्चे को ये चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, देखिए हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई चैलेंजेस होते हैं ना। तो अगर आप उन चैलेंजेस को बच्चे को फेस करवाएं तो वो बच्चा अच्छे से परफॉर्म कर सकता है, बजाय इसके कि आप उसको डिमोटिवेट करें कि ये नहीं करेगा नहीं करेगा, तो बच्चे के माइंड में यही चीज होगी कि मैं नहीं कर सकता नहीं कर सकता। जब आप ये पॉजिटिव चीज डालेंगे यू कैन डू इट, तो वो बच्चा कोशिश करेगा कि मैं ये परफॉर्म करूं। और इसके अलावा आप अगर उसको मोटिवेट करते आए क्लैपिंग्स वगैरह के थ्रू, तो वो बच्चा और ज्यादा खुश भी हो सकता है। और इसके साथ अगर आप पेरेंट्स को भी काउंसलिंग करें, क्योंकि ज्यादातर मैंने देखा है कि मदर बिलिंग होती है थेरेपी सेशंस करवाने में, लेकिन फादर ज्यादातर नहीं होते। हमारे पास कुछ केसेस ऐसे भी आए हैं कि यहाँ से तकरीबन कुछ 2-3 इयर्स दूर कोई विलेजेस जैसे होते हैं, वहां पे वहां से सिर्फ मदर आकर यहाँ पर स्टे करी अपने बच्चों के लिए, हम्म। लेकिन फादर उसको सपोर्ट नहीं करा, ना ही उसके घर वाले उसको सपोर्ट करें। उसके लड़की की माइंड में, मदर की माइंड में बार बार ये बात डाल रहे हैं कि ये ठीक होंगे नहीं, नहीं होंगे नहीं होंगे। लेकिन जब आफ्टर 1 और 2 मंथ्स बच्चे में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट शो होती है, तब उसको बहुत अच्छे से वो लोग मोटिवेट करते हैं। फिर जैसे बच्चे का लाइफ स्टाइल पूरा चेंज करना पड़ता है, फिर वो पेरेंट्स, इवन फादर भी और पूरी फैमिली भी उस चीज को एक्सेप्ट करने में लगी हुई होती है। हम्म। अच्छा, एक चीज हमें ये बताइए कि हम तो ये पूछते हैं अक्सर, जो शहरों में क्योंकि सेंटर्स या इस तरह की फैसिलिटीज काफी ज्यादा हैं, तो हम पूछते हैं कि आप पेरेंट्स को क्या मशवरा देंगी कि वो कैसे एक अच्छे सेंटर को चूज करें। तो सखर में तो ऐसी अवेलेबिलिटी ही बहुत कम है। तो हम ये पूछेंगे आपसे कि आप पेरेंट्स को क्या मशवरा या क्या एडवाइस करना चाहेंगी कि वो अपने ऐसे चैलेंज बच्चों के लिए क्या करें। देखिए आप जब भी कोई सेंटर चूज करें, पहले तो मेरे यही होता है कि आप वहां पर जो बच्चे आ रहे हैं आप उनके पेरेंट्स से कांटेक्ट करें। आप उनसे पूछें कि यहाँ का माहौल कैसा है और यहाँ पर किस तरीके का स्टाफ है और क्या हो रहा है। और दूसरी चीज कि हर हफ्ते आप
थेरेपिस्ट से आप रिपोर्ट ले बच्चे की, जैसे कि अक्सर हम लोग करते हैं, तकरीबन 10 to 15 डेज हो जाते हैं, तो मैं खुद पेरेंट्स से पूछती हूँ कि आपको आपके बच्चे में क्या इम्प्रूवमेंट शो हुई। लाइक फर्स्ट डे पर वो आया तो हम लोग उस जब असेसमेंट करते तो हम उनकी चीफ कंप्लेंट्स पूरी नोट करते हैं कि बच्चे में ये चीफ कंप्लेंट्स है। देन आफ्टर 10 to 15 डेज फिर उनसे प्री असेसमेंट लाइक होती है कि बच्चे में आपको क्या चेंजेस, वो प्रॉपर कंप्लीट चेंजेस तो नजर नहीं आएंगे इतने टाइम में, लेकिन ये होगा कि बच्चा पहले लड़ता था, पहले चुप करके नहीं बैठा था, अब बच्चे में ये कि बच्चा बात सुन रहा है या थोड़ी देर के लिए बैठ रहा है, 5 मिनट्स के लिए बैठ रहा है। तो जब छोटी छोटी सी इम्प्रूवमेंट शो होती है तो पेरेंट्स खुद ही मोटिवेट थोड़े से हो जाते हैं। हम्म। अच्छा, एक चीज ये बताइए कि आप एक और आपसे एडवाइस या मशवरा चाहेंगे या आपके उस पर कमेंट्स, वो ये कि आप ये जो एनजीओज हैं डिफरेंट और जो बड़े शहरों में ही ज़्यादातर ऑफिसेज रखे हुए हैं, तो कुछ उनमें से हैं ऐसे जो कि छोटे एरिया सिटीज़ में जाके भी काम करते हैं, तो उनसे आपकी क्या रिक्वेस्ट होगी सखर के हवाले से, यहाँ पे अवेयरनेस कराने के हवाले से, अवेयरनेस के अलावा यहाँ पे जो टीचर्स हैं जिस तरह आपने जिक्र किया, या और जो प्रोफेशनल्स आ जाते हैं उनको फर्दर ट्रेन करने के लिए टू हैंडल दीज किड्स, क्या आप रिक्वेस्ट करेंगे उनसे? मेरी रिक्वेस्ट यही होगी कि जैसे ये बड़े शहर है लाइक कराची वगैरह, वहां पर तो ऑलरेडी सेंटर्स बहुत ज्यादा है, इवन उन सेंटर्स में भी कॉम्पिटिशन चल रहे हैं, लेकिन जहाँ पर ये कुछ भी नहीं है, वहां पर अगर आप आकर कुछ इदारों की अगर आप हेल्प करें, जैसे कि हम लोग जो फीस लेते हैं, आप हमारी सिर्फ सैलरीज ही निकलती है, सैलरीज भी नहीं हो, हम्म। समझे कि हमारा स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है तो कंप्लीट सैलरीज भी नहीं होती ना। तो आप आकर उन इदारों को आप थोड़ा सा लाइक वो डोनेशंस थोड़े से दे दें या उनके मटेरियल वगैरह में कुछ हेल्प कर दें, और जहाँ पर ये है ही नहीं वहां पर आप जाकर इनकी थोड़ी सी अवेयरनेस करें, क्योंकि देखिए जो भी पास आउट हो जाता है कराची या कहीं से भी, वो पहले पास आउट होने के बाद अपना फ्यूचर देखेगा कि वहां हम्म। पर मुझे जॉब मिल सकती है। तो जो भी हमारे लाइक जूनियर्स वगैरह जो भी पास आउट हो रहे हैं, तो उनके माइंड में बस यही है कि नहीं हमें कराची में ही रहना है, क्योंकि वहां पर हमारे पास अपॉर्चुनिटीज अच्छी हैं, और हम लोग अगर वापस जाएंगे तो वहां पे हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी है ही नहीं। तो अगर आप ये चीजें यहाँ पर भी करेंगे जहाँ पर ये एरियाज है ही नहीं, तो आप खुद ही देखेंगे कि हमारे माशरे में कितनी अच्छी तब्दीलियां आ रही है। हम्म। ये बहुत अनफॉर्चुनेट भी है और एट द सेम टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है कि उन एरियाज में सर्व किया जाए। और मेरा ख्याल है कि आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस से या गवर्नमेंट के भी कुछ इनिशिएटिव से ही ये काम ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सकता है। तो बहुत अच्छा लगा हमें सखर, आई एम श्योर कि जिस तरह मुझे भी सखर के बारे में नहीं पता था कि आप लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, इस तरह और भी बहुत से लोगों को बिल्कुल नहीं पता होगा कि आप लोग सखर में काम कर रहे हैं। तो मैं दोबारा आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने हमें टाइम दिया, एंड इट वाज वंडरफुल मीटिंग यू, और आपका इंटरव्यू करके मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। और वाकई में आपका ये बहुत अच्छा चैनल है, आपने इससे बहुत अच्छी अवेयरनेस की है इन बच्चों के हवाले से या इन इदारों के हवाले से, क्योंकि सखर का वाकई में किसी को पता नहीं था, लेकिन आपका ये आपकी इस चैनल से कुछ पेरेंट्स की हेल्प हुई है जिनको पता चला है कि सखर में है, यहाँ पर अगर ये प्रॉब्लम्स बच्चों में आ रही हैं तो इनको क्या करना चाहिए, कहाँ पर जाना चाहिए। तो आपके हम्म। चैनल से सबकी बहुत अच्छी हेल्प हो रही है। राइट। थैंक यू वेरी मच फॉर द काइंड वर्ड जी, और इसी के साथ वी आर एट द एंड ऑफ आवर इंटरव्यू जी। आपका बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन में एक नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अंटिल देन, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।